एवरीवन वेलकम बैक टू G10 क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग घर पे रह रहे हैं, आप लोग सेफ हैं और आपके जान पहचान वालों की भी तबीयत ठीक है। तो काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी पढ़ाई में। बट हम लोगों के यहाँ कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, जिस वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे ये काम। बट अब ये काम रेगुलर इंटरवल पे होगा। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में, जब हम लोग मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 12 खत्म होगी। शायद एग्जाम्स आपके कैंसिल हो जाएं, ना भी हो, तब भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट करने। बहुत बचपन में सुना होगा कि भाई घर में सप्लाई आ रही है, एसी की सप्लाई आ रही है, एसी करंट लगने से इंसान मर गया, ऐसा हादसा हो गया। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि क्या होता क्या है एसी। एसी करंट, डीसी करंट, ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, कौन ज्यादा डेंजरस है आपके लिए, एवरीथिंग। तो होपफुली 2 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंड तक हमारी वीडियो देखेंगे। और एंड तक अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जिसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब हम लोग अगर कॉमन लाइफ में देखें तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है आज ये है, कल ये रहेगा, वापस से परसों ये रहेगा। मतलब वैल्यूज जो है, चीजें जो है वो रिपीट कर रही हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चीजें रिपीट कर रही हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट। अगर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था चैप्टर में कि हम लोगों ने बैटरी लगा दी, ठीक है, एक सर्किट थी, उसमें हम लोगों ने बैटरी लगाई। अब बैटरी से अगर 6 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो कंटिन्यूसली वो 6 एम्पियर का करंट निकलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस बैटरी से करंट निकलेगा। हाँ, टाइम टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी जो बैटरी होगी वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी, वो निग्लेक्ट करते हैं। बट बैटरी से अगर जो करंट निकल रहा है वो कांस्टेंट करंट निकल रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट whose value and direction whose value and direction changes with time। समय के साथ करंट की, करंट ले लीजिए आप, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होता है। अगर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू समय के साथ बदल रही है, अलोंग विद दैट डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग। इट कैन ईदर बी ऑल्टरनेटिंग करंट और इट कैन बी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, सिंबल क्या होता है, जैसे हम लोग डीसी में डायरेक्ट करंट में बैटरी लगाते थे, बैटरी का ये सिंबल होता था। ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है ये। मतलब अगर आपको सर्किट में जोड़ना है तो जाहिर सी बात है, आप इसके बाद आप रेजिस्टेंस लगाइए, कैपेसिटेंस लगाइए, इंडक्टर लगाइए, जो मर्जी आपकी वो लगाइए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कुल मिला के हो गया कि इसकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ बदलेगी। अब अगर वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ बदलेगी, आप लोग याद कीजिए कि साइन वेव होती है, कोसाइन वेव होती है, साइन वेव होती है, उसकी वैल्यू समय के साथ बदलती है। लॉन्ग विद दैट एक बार पॉजिटिव होती है, फिर पूरी नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, उसकी वैल्यू समय के साथ कैसे बदलेगी? साइन वेव की तरह बदलेगी, साइन वेव के फंक्शन पे चलेगी, कोसाइन वेव पे भी चल सकती है। और अगर वेव पे चल रही है तो जाहिर सी बात है, कोई वेव है तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, होगी ही होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं, पहले तो टर्म से आप लोग अवेयर हो जाइए, मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। कि मैक्सिमम वैल्यू, सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या फ्लो होगा? 10 एम्पियर का होगा। उसके अलॉन्ग विद 10 एम्पियर वैरी करेगा, 0 से 10 जाएगा, फिर 10 से मिनिमम पे, फिर 0 पे आएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बदलेगा। तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं करंट को? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो आपका करंट है सर्किट में वो क्या है? वो फंक्शन है किसका? टाइम का फंक्शन है। कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर पूछा जाए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बता सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आई नॉट इज व्हाट? आई नॉट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोल लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू बोल लीजिए, जो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा?
एम्पलीट्यूड के बराबर आई नॉट। कब होगा? जब ओमेगा टी कितना होगा? पाई/2 होगा। जाहिर सी बात है साइन 90 इज मैक्सिमम 1। ओमेगा क्या है आपकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा कि एक सेकंड में जो बॉडी है वो कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में। तो ओमेगा क्या होता है? अगर आप देखे जाए तो इसका इस वेव का एक टाइम पीरियड होगा। अगर साइन वेव है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? दैट टाइम जिसके बाद वो वेव अपना पैटर्न फिर से रिपीट करने लगे, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। 360 के बाद वापस से जो वेव होती है वो अपना पैटर्न रिपीट करने लगती है। टी टाइम पे वो कितना रोटेट कितना एंगल मूव किया? 2 पाई। एक सेकेंड में 2 पाई/टी। तो यही कहलाता है ओमेगा। एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कोई भी जो भी आपका वेव था वो कितना एंगल मूव किया इज नोन एज ओमेगा। So relation between omega and time period is omega is equals to 2 पाई/t। 1/t is linear frequency, आप ये भी लिख सकते हैं 2 पाई/f। जो इंडिया में सप्लाई आती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की आती है हमारे यहाँ? 50 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज है तो ये किसमें क्या है? ये f दिया हुआ है। अगर आपको f दिया हुआ है तो आप सिंपली ओमेगा निकाल सकते हैं और ओमेगा निकालने के बाद आप करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सेम फॉर EMF, E is equals to E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों का साइन का ही फंक्शन हो या दोनों का जो एंगल है वो ओमेगा ही हो। तो मान लेते हैं कि ये ओमेगा टी प्लस माइनस फाई लिख लेते हैं। प्लस माइनस फाई अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फाई को क्या बोला जाता है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, ये फेज है ना आपका कि समय के किस वैल्यू पे आई की क्या वैल्यू होगी, मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम पे आई की डिफरेंट वैल्यू होगी एंड उसी समय पे ई की डिफरेंट वैल्यू होगी। तो जिस समय पे मान लीजिए आपका करंट मैक्सिमम होगा, 5/2 पे करंट मैक्सिमम अगर हो रहा है, तो क्या उसी समय पे आपका ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपका सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो वही रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस। अगर बोला जाए कि ये t इज इक्वल्स टू 10 पे हो रहा है और ये t इज इक्वल्स टू 8 पे हो रहा है, खैर वहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेंगे, बट ये सिर्फ एक समझाने के लिए कि कितने डिफरेंस के बाद करंट पहले मैक्सिमम हो रहा है, ईएमएफ पहले मैक्सिमम हो रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं फेज डिफरेंस पे। तो आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? करंट और ईएमएफ को एसी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी का क्या सिंबल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें देख लिया आपने। अब सुना होगा घर में कितनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है? घर में 220 वोल्ट की। घर में कितनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है? 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट क्या है? ये 220 वोल्ट ऐसा तो है नहीं कि अब, हाँ, ये देखा होगा आपने कि वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है घर में, कभी थोड़ा हाई वोल्टेज आता है, कभी लो वोल्टेज आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोल दिए कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है अगर इंडिया में तो हमेशा 220 वोल्ट ही आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 220 वोल्ट से कभी कम भी आती है, कभी ज्यादा भी आती है, जिसकी वजह से आपके सामान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, आपको रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये 220 वोल्ट क्या होता है आपकी? ये वोल्टेज की या ईएमएफ की क्या होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस से होप सो आप लोग अवेयर होंगे, रूट मीन स्क्वायर। किसी भी चीज, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो तीन तरह के, बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर हम लोग जो देखते हैं वो रूट मीन स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये आपका आरएमएस होता है। क्वेश्चन की बात करें, अगर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया है कि ईएमएफ ऑफ 210 वोल्ट इज अप्लाइड, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला जाए कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू भी बोलते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपको बोला जाए कि दिस इज द पीक वैल्यू, तभी आप उसको आई नॉट ई नॉट कंसिडर करेंगे। या अगर सिंपल बोला जा रहा है कि दिस इज द करंट एंड दिस इज द ईएमएफ, तो वो आरएमएस वैल्यू ही देगा। अभी हम लोग आरएमएस और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन निकालना देखेंगे। तब तक के लिए बस आपको ये बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आपको क्वेश्चन मिले ओम्स लॉ पे, तो जब ईएमएफ या करंट स्पेसिफाई जब तक नहीं किया रहेगा तब तक वो आरएमएस ही रहेगा। मतलब इन जनरल अगर वो बोल रहा है तो वो आरएमएस की ही बात कर रहा होगा।
और अगर पीक उसको बोलना होगा तो इट विल स्पेसिफाई कि हाँ ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है या ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो मूविंग ऑन कि अब करंट हमने बोला जैसे कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो वो साइन का फंक्शन भी हो सकता है, कोसाइन का फंक्शन हो सकता है। तो अगर हम साइन थीटा का ग्राफ देखें तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉस थीटा का ऐसा होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये आई हमारा वाई एक्सिस पे है, ओमेगा टी हमारा एक्स एक्सिस पे है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आई नॉट। तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट होगी। ये आपको दिख रहा होगा कि जब एंगल मतलब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो वहां पे आपका क्या होगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद ये आपकी टी पाई बाय 2 एंगल खैर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जब आपका टी बाय 4, ये टी बाय 2, और ये आपका पूरा का पूरा टाइम पीरियड टी, टी टाइम पीरियड के बाद ये आपकी जो वेव होगी वो वापस से रिपीट करेगी, और वो टाइम पीरियड कितना होगा आपका 2 पाई। 2 पाई मतलब कि 360 डिग्री के बाद जो साइन फंक्शन की वैल्यूज होती हैं वो आपकी रिपीट करती हैं। टी बाय 4 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एक डायरेक्शन में, और 3t/4 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कोसाइन का देखें तो कोसाइन का भी सेम ही तरीके से चलेगा। सेम तरीके से का मतलब कि कोसाइन भी, बट हाँ कॉस के केस में कभी और मैक्सिमम वैल्यू होगी एंगल के टर्म्स में। अगर टाइम पीरियड के टर्म्स में देखें तो हाँ ठीक है कि जीरो पे, जीरो पे आपकी क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, और उसके बाद आपका 2 पाई के बाद या टाइम पीरियड टी के बाद जो वैल्यूज होंगी वो वापस से रिपीट करने लगेंगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में कि जो करंट होती है आपकी वो कैसे वैरी करती है, वो वैरी करती है साइन के फंक्शन में या तो कोसाइन के फंक्शन में। ठीक है, इसके बाद अब अगर आप लोग को ग्राफ से क्लियर हो तो ईएमएफ का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा कुछ, ये क्योंकि ईएमएफ और माइनस साइन हो, माइनस साइन हो, माइनस का मतलब ये नहीं होता कि सर्किट में हम बोलेंगे कि -3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में 3 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये क्लॉकवाइज करेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा, बस इतनी सी बात है। अब जैसे कि हमने बोला कि 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। अब अगर हम चाहें कि हम पूछें कि हाँ ठीक है भैया एक पूरा साइकिल था आपका, आपकी जो वेव थी वो 0 से t टाइम पीरियड के बाद कितना करंट ऑन एन एवरेज, कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा मीन और एवरेज वैल्यू। जाहिर सी बात है दिख रहा होगा कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो एवरेज तो 0 आ जाएगा। लेकिन हमको एवरेज 0 नहीं चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि एसी सर्किट में करंट 0 फ्लो करता है ऑन एन एवरेज, सर्किट में करंट तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। नेग्लेक्टिंग द डायरेक्शन अगर हम ये करें कि इसका एवरेज 0 से t/2 तक निकालें और उसके बाद उसको डबल कर दें, अगर उसको डबल कर देंगे तो पूरा एक साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपका एवरेज आ जाएगा। करंट ये वाला कंसिडर करते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ज्यादा मतलब कॉमन फॉर्म है, तो इस वजह से हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चल रहे हैं। इसको लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लेके खुद से कर सकते हैं। इन केस आपको डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। व्हाट विल बी आई एवरेज, आई एवरेज क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी वैल्यूज को लेके आपने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना रहता है, कहाँ से कहाँ तक ऐड किया है, 0 से t/2 तक। पहले तो हम लोग सम निकाल लेते हैं, मान चलिए ठीक है आई एवरेज ही निकाल लें। आई एवरेज विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया कि आपने 0 से t/2 के इंटरवल पे सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया है। चलिए हम लोग ऐड करके देखते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, आई नॉट कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रल, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ओमेगा भी है तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, जो लिमिट होगी वो होगी 0 से t/2। ठीक है, वैल्यूज रखिए, ना आएगा कुछ फाइन। टी की जगह पे हम 2 पाई बाय ओमेगा रखेंगे,
टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था रिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। जब हम टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos 180 हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, cos 0 इज अगेन -1, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2I0/ओमेगा। क्या ये आपकी एवरेज वैल्यू है? ये आपकी एवरेज वैल्यू नहीं है। ये अभी हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हम लोगों ने सिंपल ऐड किया है। एवरेज करने के लिए आपको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड भी करना होता है। यहाँ पे भी अगर हम लोग सेम करें कि ओमेगा को 2 पाई/टी रख दें तो ये कितना हो जाएगा, I0T/पाई होगा, I0T/पाई। ये आ गई आपकी, क्या आ गया, ये आपका सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। अब जब आपका सम ऑफ ऑल द वैल्यूज आ गया तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर एवरेज निकालना है तो आपको इसको t/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपको ये, अगर आपका सम आ गया, अब आपको अगर एवरेज निकालना है, खैर अगर आपको यहाँ पे अगर ये लिखना था तो ये आपको आई सम लिख सकते थे, मगर अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि t/2 से, t/2 0 से t/2 पे निकाल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंटरवल से इसको डिवाइड करेंगे। आप ये 1/t/2 कंटिन्यूसली हर स्टेप पे लेके अगर चलेंगे तो यहाँ पे ये 2/t होगा रेसिप्रोकल। तो कुल मिला के मीन वैल्यू क्या आ जाएगी करंट की, टी से टी शत, हाँ टी से टी कैंसिल, मीन वैल्यू आ जाएगी 2I0/पाई। ये होती है मीन वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन एन एसी सर्किट। कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने 0 से t/2 तक निकाला। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 0 से t तक निकालते तो एवरेज वैल्यू आपकी 0 हो जाती। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप 0 से t तक इंटीग्रेट करके भी चेक कर सकते हैं। दैट्स वाई अब यहाँ पे ये एवरेज तो कह सकते हैं गलत है। क्यों? क्योंकि हमने हाफ साइकिल के लिए निकाला, तो वैसा तो है नहीं कि डबल करके कह देंगे कि पूरे साइकिल के लिए हो गया। तो इसलिए हम लोग आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले आप स्क्वायर करेंगे टर्म्स का, फिर आप मीन लेंगे और फिर रूट निकालेंगे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगी, और जैसे ही नेगेटिव वैल्यूज खुद ब खुद पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल जो सम आएगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो एवरेज होगा वो जीरो नहीं आएगा। तो ये मीन वैल्यू आपकी हाफ साइकिल के लिए आ गई 2I0/पाई। सिमिलरली अगर आपका ईएमएफ का फंक्शन दिया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जब आप उसको सिमिलर प्रोसीजर पे करेंगे तो E एवरेज भी आएगा आपका 2E0/पाई। अगर आप 2/पाई की वैल्यू सॉल्व करें 2/3.14 तो ये आपका करीब आ जाता है 63.6% ऑफ I0। मतलब ये क्या हो गया आपका 63.6% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्किट का 63.6% ही निकल के आता है एवरेज वैल्यू में। तो अब हम लोग फर्दर ऑन देखेंगे कि हम लोगों की आरएमएस वैल्यू क्या होती है। मीन वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ प्रूफ आता है कि हाँ प्रूव दैट मीन वैल्यू ऑफ द करंट या मीन वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इन एन एसी सर्किट इज 63.6% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। बहुत रेयर केस ऐसा होगा जहां पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें कि मीन वैल्यू को यूज किया है, बट हाँ आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू को बहुत ज्यादा केसेस में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू में निकालते हैं, करंट निकालते हैं आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ ही आप खुद निकाल लेंगे। आरएमएस एज द नेम सजेस्ट रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर लीजिए फिर मीन निकालिए फिर रूट निकाल लीजिए। आई आपका यही एक्सप्रेशन लेते हैं, पहले आपने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, फिर आपको मीन निकालना है। मतलब आप 0 से टी पे, मान लीजिए आप 0 से टी पे करके एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से टी पे इंटीग्रेट कर दिया, 1/t से डिवाइड भी कर दिया, ये क्या हो गया, ये आपका मीन हो गया। मीन निकालने के बाद अगर आप इसका रूट निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपकी आई आर एम एस वैल्यू। उल्टा चलते हैं, पहले हमने स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया तो सारे चीजों का सम हो गया, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया तो क्या हो गया, मीन निकल गया, मीन तक आ गए फिर रूट ले लिया तो आपका स्क्वायर आ गया। देखते हैं चलिए, यहाँ पे क्या होगा I0² टी, बाहर I0² तो बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल, अगर आप लोग इंटीग्रल पढ़ चुके हैं
और अगर आपने मैथ्स नहीं, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे? एक फॉर्मूला है cos 2 omega t is equals to 1 minus 2 sin square omega t. तो sin square omega t will be 1 minus cos 2 omega t अपॉन में ओमेगा dt। फाइन, इसको फर्दर देखते हैं। अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन में t 1/2 इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका t/2 कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 ओमेगा जो है आपका टी का कोफिशिएंट कह लीजिए, वो नीचे आ जाएगा अपॉन में 4 ओमेगा, और लिमिट है आपकी 0 से t। अब जब हम इसमें लिमिट रखेंगे, एक बार आप लिमिट रखिए। अभी हम लोगों ने क्या किया है इसमें कि हम लोगों ने 0 से t इंटरवल लिया है। वाई? बिकॉज ये कंफ्यूजन ना रहे कि 0 से t कब लेना है और 0 से t/2 कब लेना है या क्यों नहीं लेना है। तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 4 ओमेगा, फिर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिक्कत नहीं। होप सो कि आप बना चुके होंगे, आपने ये बना चुका होगा। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, ये t/2, टी की जगह पे आप रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट गया, माइनस साइन 4 पाई अपॉन में 4 ओमेगा, यहाँ पे भी रिप्लेस ही कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 कैंसिल हो जाए, साइन 4 पाई की वैल्यू साइन 360, 360 का डबल 720, वापस से उसको आना कहाँ पे? 0 पे, साइन 0 हो जाएगा आपका 1 अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी पाई बाय ओमेगा, टी की जगह पे फिर से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ये आ गया आपका आई नॉट अपॉन √2 आ गया। सिंपल हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर किया, जो हमारा आई का फंक्शन था, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, स्क्वायर किया। 0 से t पे इंटीग्रेट करने का ये मतलब, मकसद क्या था 0 से t पे इंटीग्रेट करने का, कि अगर हम यहाँ पे भी 0 से t/2 करते तो हम मीन वैल्यू की तरफ ही प्रोसीड कर रहे थे कि हम हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं। बट वहां हाफ साइकिल निकालने का मतलब ये था क्योंकि हम लोग स्क्वायर नहीं कर रहे थे, तो जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, तो उस केस में एवरेज आपका 0 आने की चांसेस थी। बट यहाँ पे क्या है कि आप स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर करने का मतलब जितनी भी चीजें नेगेटिव थी वो सब ऊपर चली जाएंगी और पॉजिटिव हो जाएंगी। सबको स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेट किया 0 से t, मतलब हमने सबको सम कर लिया, 1/t से डिवाइड किया, मीन निकल गया, इतनी वैल्यू हो गई मीन पे। उसके बाद हमने रूट ले लिया, IRMS आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाहर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल नहीं होता, उस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने रिप्लेस किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, टी की लिमिट रखी, टी की लिमिट रखने के बाद कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा से रिप्लेस किया, और यहाँ पे हमारा कुल निकल के आ गया IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। अब जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि IRMS जो हम लोग के घर बोलते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, वो क्या होती है? IRMS होती है। IRMS is 220 volts. Why AC is more dangerous? या why AC is considered as important? क्यों? क्योंकि IRMS is 220 वोल्ट। अगर हम इसका I नॉट निकालें तो I नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट, 220 इंटू √2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो इट विल वैरी कहां से कहां तक? प्लस 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट तक। इतना हमको पता नहीं चलता, वाई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो जा रहे हैं। एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब वोल्टेज 0 से 311 गया और फिर माइनस 311 गया और फिर वापस से 0 हो गया।
क्योंकि कभी हमको पता नहीं चलता कि अरे 0 वोल्टेज हो गया। वोल्टेज कंटिन्यूअसली आ रहा है, बहुत थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। व्हाई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एक सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। हम लोग एक सेकेंड नहीं बता पाते हैं जनरली। एक सेकेंड में 50 साइकिल को कैसे ही देख पाएंगे? तो इस वजह से एसी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एसी की वैल्यू जो होती है वो +300 वोल्ट से -311 वोल्ट्स तक वैरी करती है। ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे अभी 12th में अटक गए एज इन क्योंकि एग्जाम ही नहीं हो रहा है अभी तक, तो वो इसको पढ़ें, और जो 12th में जाने वाले हैं उनको तो एग्जाम देना ही देना है, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू का प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि पेपर सिमिलर आता है और थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रल में प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि कोई सर्किट थी, उस पर 200 वोल्ट की सप्लाई दिया, इसका मतलब ये क्या दे दिया? आईआरएमएस दे दिया आपको। सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। और उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया, उसका बोल दिया कि टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बोला कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब करंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको आई नॉट पता होना चाहिए। खैर कैपिटल टी दिया है तो आप ओमेगा तो निकाल लेंगे। तो बस ये रिलेशन यही इसीलिए यूज होता है कि कभी सर्किट में पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा, तो आप आरएमएस से निकाल सकते हैं। सेम फॉर ईएमएफ, अगर आप बोल दिए ई आरएमएस इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ अपॉन में √2, ये भी रिलेशन यहीं से आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आई की जगह पे बस ई हो जाता है और कुछ नहीं होता है। फाइन, होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, जहां से मेन एसी शुरू होता है। वो आरएमएस वाला प्रूफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट फेजर में काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत नया सा टर्म है। तो सबसे पहले कि फेजर क्या होता है। फेजर इज जस्ट अ क्वांटिटी विच वैरीज। हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे विच वैरीज कंटिन्यूअसली। अगर कोई चीज है वो कंटिन्यूअसली वैरी करे, डजेंट मीन कि वो एसी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वैरी करने का मतलब ये नहीं होता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, बढ़ता चला जा रहा है। एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बढ़े, फिर घटे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी वैल्यूज को वापस से रिपीट करे। क्वांटिटी विच वैरीज साइनुसॉइडली, शायद स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा स्पेलिंग, स्पेलिंग के मैं इतना क्लियर नहीं हूँ। तो जो साइनुसॉइडली वैरी करे, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यूज को रिपीट होना पड़े, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई वेक्टर हम बना लें, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर कंटिन्यूअसली रोटेट कर सकता है किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब किसी क्वांटिटी की अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है तो आप इस रोटेटिंग वेक्टर की मदद से बता सकते हैं। जैसे अगर देखें तो हमारे पास जैसे ई था, ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं कि करंट था हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइव क्या है? फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। फेज डिफरेंस, फेज एंगल ये पहले से ओमेगा टी है, बट आई का फेज डिफरेंस क्या है? फाइव ज्यादा है, फाइव कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, सबका किसी का कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों है मतलब। तो वो होता है आपकी फेजर क्वांटिटी। फेजर क्वांटिटी में को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना है तो ई क्या है? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब ओमेगा टी तो दोनों में है ही, एक कम हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है। तो ओमेगा टी मतलब ये जो है ये आपका ईएमएफ है, कितने फेजर पे? फेज एंगल पे ओमेगा टी। ई को घुमाते जाइए, ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, और अकॉर्डिंगली आपको किसी भी टाइम पे आप ईएमएफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई क्या है? आई और ई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? फाइव का फेज डिफरेंस है। तो आई कुछ ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइव, और ओवरऑल फेज एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मान लीजिए ये आई वन था, ठीक, आई टू है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आप नीचे बनाएंगे कि हाँ
जो ईएमएफ है वो फाई एंगल ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि I1 इधर है, I2 इधर होगा। अब यहाँ पे देखिए फेज एंगल का मतलब सिर्फ इतना, फेजर डायग्राम का सॉरी मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको ये एंगल कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक वेक्टर बना देना है जो कि एक्स एक्सिस से उतना एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि यहाँ पे आप फेजर डायग्राम्स को कैसे यूज करेंगे। हर सर्किट के लिए अलग फेजर डायग्राम बनेगा। मान लीजिए सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके लिए करंट और वोल्टेज में कुछ अलग फेज डिफरेंस होगा। उसके बाद सिर्फ इंडक्टर है, वहां पे डिफरेंट होगा। सिर्फ कैपेसिटर है, वहां पे डिफरेंट होगा। दो दो का कॉम्बिनेशन बना के सर्किट में लगाते हैं तो वहां पे अलग होगा। तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लगा देते हैं तो वहां पे अलग होगा फेज डिफरेंस। तो वो डिपेंड करेगा कि सर्किट में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर हम लोग इसको हटाएं भी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे। एक टर्म आएगा आपका लीड और एक आएगा लैग। फाइन, लीड एंड लैग। अब यहाँ पे देखिए कौन ऊपर है, ई ऊपर है कि आई ऊपर है। दिख रहा है आई ऊपर है, तो आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड कौन कर रहा है, आई। और लैग कौन कर रहा है, ईएमएफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई लीड्स ईएमएफ बाय एंगल फाई, ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं ई लैग्स करंट बाय ईएमएफ फाई। दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों टर्म काफी ज्यादा यूज होंगे। अब यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनेगा वो करंट और ईएमएफ के बीच में बन रहा है। तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो बहुत बेसिकली अगर आप ये यहाँ पे सीख गए तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम जितने भी प्रूफ करेंगे वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमको एक्स एक्सिस पॉजिटिव रखनी है, वाई दोनों रखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और करंट होगा। अब रेजिस्टेंस अगर इधर है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी होगा। करंट आपका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अलॉन्ग होगा, करंट और कहीं पे नहीं होगा। इधर की तरफ आपका होगा इंडक्टर, मतलब एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी इधर होगा। और इधर की तरफ होगा आपका कैपेसिटेंस और वोल्टेज ड्रॉप या वो अक्रॉस दी वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटेंस। इतना ये चीज आप याद रख लीजिए, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको बहुत सिंपल होगा कि जब हम लोग सर्किट में कोई भी कंपोनेंट लगाएंगे तो आप फेजर डायग्राम बहुत आसानी से बना लेंगे। तब तक के लिए आप लोग वो दोनों प्रूफ स्टार्टिंग वाले, फेजर डायग्राम क्या होता है ये पढ़िए, तो प्रूफ और फेजर डायग्राम क्या होता है ये पढ़िए। स्टार्टिंग में कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, V इक्वल टू आई आर पे, सिंपल सा V इक्वल टू आई आर पे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि जब ये V नॉट होगा तो रिलेशन में I नॉट होगा, और जब V RMS होगा तो रिलेशन में I RMS ही होगा। दोनों मतलब सेम लेके चलिएगा, अगर RMS है तो दोनों RMS और मैक्सिमम है तो दोनों मैक्सिमम लेके चलिएगा। तब तक के लिए इतना रिवाइज करिए, बहुत जल्द हमारे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी। उसके तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंजॉय योर डे।